हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट। एहसास को बुखार आना। सुबह के वक्त जब आर्यन की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बेड पर पाता है। उसके ठीक बगल में एहसास भी सो रही थी। उसका पूरा चेहरा पीली पड़ गई थी। आर्यन जब उसे टच करता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि उसने अपने हाथ को गर्म गर्म तवे पर रख दिया हो। ओह माय गॉड, दीदू को तो बहुत तेज बुखार है। क्या करूं मैं? मम्मा से बात करूं? नहीं, उनसे क्या कहूंगा? आर्यन अपने आप से कहता है। इतने में एलिना जी एहसास के लिए ग्रीन टी लेकर आ जाती हैं। आर्यन जाग गए, आप जाइए जल्दी से फ्रेश हो जाइए, तब तक हम यीशु को जगा देते हैं, एलिना कहती है। नहीं मम्मा, आप दीदू को नहीं छू सकती है। आर्यन झट से कहता है। क्यों, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? एलिना जी हैरानी से पूछती है। वो मम्मा। आर्यन रोने लगता है। आर्य, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? एलिना जी परेशान होते हुए पूछती है। मम्मा, दीदू को बहुत तेज बुखार है। आर्यन रोते हुए कहता है। एलिना जी तुरंत एहसास के सिर पर हाथ रखती हैं और एक झटके में हटा लेती है। ओ गॉड, यीशु को तो बहुत तेज बुखार है। वो जोर जोर से आवाज देने लगती है। अर्जुन जी, बड़े भैया, पापा जी। उनकी आवाज नीचे हॉल में बैठे सभी के कानों में पड़ती है। ये तो एलिना जी आवाज है। सभी भागते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। अर्जुन जी एलिना जी को गले लगाते हुए कहते हैं। एली, आप ठीक है? आप ऐसे चिल्ला क्यों रही थे? अर्जुन। अर्जुन, यीशु। एलिना जी के आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। एलिना, क्या हुआ यीशु को? अमरेंद्र दादू पूछते हैं। डेड यीशु का शरीर बहुत तेज जल रहा है। ऐसा लग रहा जैसे कि यीशु को बॉडी बॉडी ना होकर कोई जलती हुई आग की लावा है, एलिना जी कहती है। उनकी बातें सुनकर अर्जुन जी जैसे ही एहसास को टच करते हैं, उनका हाथ एकदम लाल हो जाता है। इतिश, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। अर्जुन जी परेशान होते हुए कहते हैं। नहीं, आर्यन एक झटके में बोल पड़ता है। सबकी नजरें आर्यन के ऊपर टिक जाती है। वो मॉम, डैड, नानी ने बताया था कि दीदू के ऊपर दवाइयों का कोई असर नहीं होता है। उनके लिए आपको चंदन का लेप बनाना पड़ेगा और फिर उसे दीदू के पूरे बॉडी में लगाना पड़ेगा। आप ये देखो, इसमें सब लिखा हुआ है। दीदू को कब कब क्या करना है, आर्यन कहता है और उन्हें एक डायरी देता है। एलिना जी जल्दी जल्दी डायरी पढ़ने लगती है। हाँ, ये सही है। मैं जल्दी से सबको चंदन का लेप बनाने को कहती हूँ, एलिना जी कहती है। तब तक आप इससे ठंडे पानी की पट्टी करते रहिए, एलिना जी कहती है। हाँ, अर्जुन जी अपना सिर हिलाते हैं। एक मेड जल्दी से बर्फ वाला पानी लेकर आती है और अर्जुन जी को दे देती है। अर्जुन जी जल्दी से एहसास को पट्टी करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे तक काफी मेहनत के बाद एलिना जी काफी सारी चंदन के लेप बना लेती हैं। अर्जुन जी, लेप तैयार है। मैं जल्दी से यीशु को लेप लगा देती हूँ, एलिना जी कहती हैं। राधा जी सबको लेकर बाहर चली जाती हैं। कमरे को अंदर से बंद करके एलिना जी सबसे पहले एहसास के नाइट वियर को खोलती है। अब एहसास उनके सामने सिर्फ इनर वियर में थी। एलिना जी जल्दी जल्दी उसे चंदन के लेप लगाने लगती है। आधे घंटे में वो एहसास के पूरे बॉडी में लेप लगा देती है। चंदन लगाने से एहसास के शरीर से एक इनविजिबल धुआं बाहर निकल रही थी। धीरे धीरे कमरे का माहौल एकदम से गर्म होने लगती है। एलिना जी आग का टेम्परेचर सेट करती हैं। इधर हॉल में सभी लोग परेशान बैठे थे। आखिर अचानक से यीशु को हो क्या गया? उसकी पूरी बॉडी अचानक से इतना गर्म कैसे हो गई? अगर उसे फीवर भी है तो एकदम से इतना कैसे हो गया? अमरेंद्र जी अर्जुन जी को घूरने लगते हैं। डैड, मुझे मत देखिए, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, अर्जुन जी कहते हैं। अर्जुन, माना कि आपने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आपका बिहेवियर उसे हट कर रहा है। वो किसी से कहती नहीं, लेकिन उसे तकलीफ होती है जब कोई बाहर वाला आपको डैड कहता है, आपके ऊपर अपना अधिकार जमाता है। बचपन से वो गांव में रही है। बचपन से उसे बुली किया गया है, वो सब उसने बर्दाश्त किया। ये सब उसके लिए एक ट्रॉमा बन गया है, अमरेंद्र दादू कहते हैं। लेकिन क्या करे डैड, मैं भी मजबूर हूं। अगर उर्वशी के डैड ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो मैं ये कभी नहीं करता। लेकिन अब से मैं आपसे वादा करता हूं, आज के बाद से मैं कभी भी यीशु को हट नहीं करूंगा, सच्ची। अर्जुन जी कहते हैं। ठीक है, ये आखिरी बार है जब हम आपको माफ कर रहे हैं, अमरेंद्र दादू कहते हैं। अर्जुन जी एक गहरी सांस लेते हैं। दूसरी तरफ अब तक एहसास के सभी दोस्तों से लेकर पार्थिक तक को पता चल गया था कि एहसास की तबीयत ठीक नहीं है। सभी जिस हालत में थे वैसे भी भागकर राठौर मेंशन पहुंच गए थे। इन्नू, फील किधर है? पार्थिक हड़बड़ाते हुए कहता है। उसकी हालत तो एकदम खराब थी। उसके कपड़े भी एकदम खराब थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पैदल ही भागकर यहाँ आ गया हो। उसके ऐसे पूछने से सबकी नजरें उसके तरफ टिक जाती है। बेचारी इनायत शौक में ऊपर की तरफ इशारा करती है। पार्थिक भागते हुए सीधे ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी चक्कर में उसे न जाने कितने बार चोट भी लग जाती है। सभी उसे बस बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। ये पार्थिक को क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है जैसे कि यीशु इसके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती हो। केशव जी कहते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता है। पार्थिक सीढ़ियों से होते हुए सीधे 4th फ्लोर पर चला जाता है। फील नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं खो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें पाने के लिए मुझे कुछ भी करना, मैं इस बार तुम्हें नहीं खो सकता। वो जल्दी से एहसास के कमरे के पास पहुंच जाता है और दरवाजा नॉक करने लगता है। एलिना जी अंदर से ही बोलती है, अर्जुन जी, यीशु का बुखार अभी उतरा नहीं है, आप परेशान मत होइए, थोड़ी देर बाद मैं उसे दोबारा लेप करके बाहर आती हूँ। एलिना जी की आवाज सुनकर पार्थिक थोड़ा सा शांत होता है और वहीं दरवाजे से लगकर बैठ जाता है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, पैरों से खून की धारा निकल रही थी। पर्व उसके पास आता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं जाता। आखिरी में पर्व उसे बेहोश कर देता है और सीधे गेस्ट रूम में ले जाकर उसे पट्टी करता है। पर्व जब नीचे आता है तो अब सबकी नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। पर्व, ये सब क्या है? पार्थ यीशु को कब से जानता है और वो उसे फील क्यों कह रहा है? इनायत पूछती है। सबकी नजरें पर्व के ऊपर ही टिकी हुई थी, क्योंकि उसकी फील बिल्कुल यीशु के जैसे ही दिखती थी। पर्व कहता है, व्हाट? सबके मुंह से एक साथ निकल जाता है, पास्ट की कुछ बातें, क्योंकि यीशु हुबहू पार्थ की बीवी के जैसी दिखती है और पार्थ को लगता है कि यीशु उसकी वाइफ है। पर्व कहता है, व्हाट? सभी चौंक जाते हैं। यस अंकल, आज से 3 साल पहले पार्थ ने एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम भी एहसास ही था। एहसास बत्रा। मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो किसकी बेटी थी, लेकिन पार्थ और वो लड़की दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लेकिन एक गलतफहमी ने उनकी खुशियों के आग लगा दिया, उनसे उनका सब कुछ छीन गया। वो लड़की एकदम एहसास के जैसे ही दिखती थी, बस कुछ मामलों में फर्क था उनमें। जैसे कि वो सांवली और काली आंखों वाली लड़की थी, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी, और यीशु कोल्ड टेम्पर की है। उसकी स्किन एकदम फेयर है और उसकी आंखें भी एकदम अलग है। रिद्धिमा और पराग दोनों ही उसके बचपन के दोस्त थे, जबकि यीशु के बचपन के दोस्त वैभव है। इसके सिमिलरिटी के बीच एक और चीज थी, दोनों बिलोंग गांव से करती थी और दोनों की सिर्फ नानी ही थी, वरना इन दोनों में बहुत अंतर है। जैसे कि उसे शॉर्ट कपड़े पहनने ज्यादा पसंद थे, जबकि यीशु हमेशा फूल कपड़े या फिर इंडियन वियर ही पहनती है। वो गा नहीं सकती थी और नहीं डांस कर सकती थी, लेकिन यीशु ये दोनों काम कर सकती है। उसे खाने के अदरक और इलायची बहुत पसंद थे, जबकि यीशु को इन दोनों चीजों से एलर्जी है। वो एक खुली किताब को अपने तरह थी, जबकि यीशु एक खुली किताब की वो पन्ना है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उसे कोई भी टच करे उसे कोई रिएक्शन नहीं होता था, लेकिन यीशु को होता है। पर्व कहता है, सभी ये जानकर बहुत शौक में थे। अब वो लड़की कहाँ है? अर्जुन जी पूछते हैं। आज से 3 साल पहले हुए प्लेन क्रैश में उसकी मौत हो गई। पर्व कहता है, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं मिस्टर पर्व सूर्यवंशी की प्लेन क्रैश तो एक बहाना था। असल में उसे आपके भाई ने ही टॉर्चर करके एक जिंदा लाश बना दिया था। ये क्यों नहीं कहते कि धोखे से उसने मेरी फ्रेंड से शादी की, उसे प्रेग्नेंट कर दिया और फिर हर रोज उसे लगातार 3 महीने तक टॉर्चर किया। ये भी तो कहिए। में पर्व सूर्यवंशी रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ये सच नहीं है, ये बात तुम्हें भी पता है रिद्धिमा। वो सब दादू का किया हुआ था, उन्होंने ही पार्थ और उस लड़के को रिप्लेस किया था। पर्व कहता है, आपके कहने से ये साबित तो नहीं होगा ना मिस्टर पर्व सूर्यवंशी, जो सच है वो सच ही रहेगा। और ये मत भूलिए कि आपके परिवार के कारण ही उसने अपना सब कुछ खोया था। उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, अपनी जमीन जायदाद सब कुछ खो दिया था, और आखिरी बची उसकी सांसें जिसे आपके भाई ने उससे छीन लिया। रिद्धिमा गुस्से से कहती है, उसकी सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। रिद्धू शांत हो जाओ, पराग उसे शांत करवाते हुए कहता है। सभी एकदम से सदमे में थे। आखिर माजरा क्या है, क्या सच है और क्या झूठ है? अब कोई कुछ नहीं बोलता है। लगभग 1 घंटे के बाद एलिना जी बाहर आती है और किसी से बात किए बिना ही किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वेजिटेबल सूप बनाकर सीधे ऊपर की तरफ चली जाती है। ऊपर एहसास अब तक अपनी आंखें खोल चुकी थी, लेकिन उसमें उठने की शक्ति नहीं थी। एलिना जी उसे धीरे से उठाकर हेडरेस्ट से टिकाकर बैठाती है।
येसु ये लो सूप पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। एलिना जी कहती है, मुझ पर टाइम वेस्ट मत करिए मिसेस राठौर, आज नहीं तो कल मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। एहसास धीमी आवाज में कहती है, मैं किसी गैर पर अपना टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ। मैं मेरी बेटी का ख्याल रख रही हूँ और ये हर माँ का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे के पूरा ध्यान रखे। एलिना जी कहती है। एहसास कुछ नहीं बोलती है। हम ये हुई न मेरी अच्छी बच्ची वाली बात। ये मत भूलिए यीशु की हम आपकी माँ है। इस दुनिया में आपकी इकलौती माँ। न मेरे से पहले आपकी कोई माँ थी और न मेरे बाद कोई होगी। और आप इस दुनिया में मेरी इकलौती बेटी है। आपके बाद न आपसे पहले कोई भी मेरी बेटी नहीं होगी। मेरी दुनिया सिर्फ आप और आर्य ही हो। आप और आर्य को अगर कुछ भी होती है तो मुझे बहुत दर्द होती है। एलिना जी नम आंखों से कहती है। सूप पिलाने के बाद एलिना जी एहसास को धीरे धीरे उठाती है और उसे लेकर बाथरूम में जाती है। आप मुझे बाथरूम में क्यों लेकर जा रही है? एहसास पूछती है। आप भूल गई कि अब आपकी बुखार उतर चुकी है और अभी भी आपके शरीर में चंदन की लेप लगी हुई है। उसे तो साफ करनी है न, एलिना जी कहती है। उनके इतना कहते ही एहसास के दिमाग की बत्ती जलती है। आप जाए, मैं खुद कर लूंगी। एहसास कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप चुपचाप स्टूल पर बैठिए। एलिना जी कहती है। एहसास को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो अपने आप को मजबूत करते हुए गुस्से से कहती है, मेरे ऊपर हक जताने की कोशिश मत करिए .mrs राठौर। और नहीं मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करिए, समझिए आप मेरी कोई नहीं लगती है। और नहीं मेरा आपका कोई खून का रिश्ता है। एहसास की इतनी कड़वी बात सुनकर एलिना जी के आंखों से आंसू गिरने लगता है। एलिना जी कुछ कहती उससे पहले ही एहसास उन्हें धक्का देते हुए बाथरूम से बाहर निकाल देती है और बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। इधर एलिना जी रोने लगती है और दूसरी तरफ एहसास के आंखों से आंसू गिर रहे थे। सॉरी मिसेस राठौर, लेकिन मैं आपको दर्द नहीं दे सकती। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन मैं आपको और दर्द नहीं दे सकती, एहसास कहती है। एलिना जी बेड पर बैठकर रो रही थी। अचानक से दो छोटे छोटे हाथ उनके आंसू को साफ करते हैं और उन्हें गले लगा लेते हैं। आपको दीदू की बातें बुरी लगी, लेकिन आप उसे माइंड मत करिएगा। उनका इरादा आपको हर्ट करने का नहीं था, बस कुछ वजह है जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया था। आर्यन कहता है, मुझे उसके बातों का बुरा नहीं लग रहा है आर्य, बल्कि मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैं अब तक उसके दिल में अपने लिए थोड़ी भी जगह नहीं बना पाए। एलिना जी कहती है, ऐसा नहीं है मॉम, वो आपसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ, इफेक्ट मुझसे कहीं ज्यादा। लेकिन उनका अपना एक वजह है मॉम जिसके कारण उन्होंने ऐसा किया। आर्यन कहता है, क्या वजह है आर्य, मुझे जाननी है। और तू कब से यीशु की इतना जानने लगा? पिछले 3 सालों से हम सभी उसके कांटेक्ट में नहीं थे, तो तुझे उसके बारे में कैसे पता हुए? एलिना जी पूछती है। मॉम, भले ही पिछले 3 सालों से आप लोग उनके कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा से था। हर एक सेकंड मैं उनके साथ था। आर्यन कहता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू, एलिना जी कहती है। नहीं मॉम, मैं बड़ा नहीं बना हूँ, लेकिन दीदू के लिए मैं बड़ा बना गया। मैं उन्हें ये फील करवाना चाहता हूँ कि मैं अकेली नहीं है, नई हर कदम पर उनके साथ हूँ, आर्यन कहता है। अच्छा तो ये बता कि वो ऐसी क्यों है, एलिना जी पूछती है। मॉम आओ ये देखिए, ये कहते हुए आर्यन उन्हें कुछ दिखाता है, जिसे देखकर एलिना जी की चीख निकल जाती है। स्कार उन्हें अपना पास्ट याद दिलाता है। आर्यन एलिना जी को कुछ दिखाता है। ये सब क्या है, एलिना जी पैनिक होते हुए कहती है। मॉम, ये दीदू के बॉडी के स्कार है। ऐसे न जाने कितने स्कार है उनके बॉडी है। आप उन्हें देखकर डर मत जाओ, इसलिए उन्होंने ऐसा किया है। आर्यन कहता है, इतने सारे स्कार, लेकिन ये आए कहाँ से है? एलिना जी पूछती है। ये सब दीदू के स्ट्रगल की निशान है जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक किया है। ये निशान उन्हें हर पल याद दिलाते हैं कि उन्होंने क्या क्या खोया है अपनी लाइफ में। ये स्कार उन्हें वो दिन याद दिलाते हैं जब सूर्या मामू का एक्सीडेंट हुआ था। वो कभी भी इन स्कार को मिटने नहीं देती और नहीं चाहती है कोई इसे देखे। आर्यन कहता है, आर्य मुझे देखने हैं, तू कुछ सोचना। वो तो तेरी हर बात सुनती है न, एलिना जी रोते हुए कहती है। मॉम शांत रहिए, मैं कोशिश करूंगा, बट योर प्रॉमिस, आप ये बात किसी को नहीं बताओगी? आर्यन कहता है। ओके आई प्रॉमिस, एलिना जी जल्दी से कहती है। थोड़ी देर के बाद एहसास जब बाथरोब पहनकर बाथरूम से बाहर आती है तो एलिना जी बेड पर बैठी दिखती है। आप अब तक यही है मिसेस राठौर? एहसास कहती है। तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? ये तो इम्पॉसिबल है। बच्चे कितने भी गुस्से में हो, लेकिन माँ उनके ऊपर गुस्सा नहीं कर सकती है, एलिना जी कहती है।
वो चंदन के लेप की फिर से एहसास के हाथ पैरों में अप्लाई करने लगती है। एहसास चुपचाप लगवाने लगती है। यीशु, मैं लाइट ऑफ करती हूँ, आप बाथरोब उतारो, बाकी आपके पूरे बॉडी पर भी लगानी है, एलिना जी कहती है और लाइट ऑफ कर देती है। एहसास चुपचाप बाथरोब उतारती है और बेड पर लेट जाती है। एलिना जी उसके पीठ पर लेप अप्लाई करती है और उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने फोन की स्क्रीन की लाइट ऑन करती है और उसके पीठ का स्कार देखने लगती है। वो स्कार असल में बहुत पुराने और डरवाने दिख रहे थे। एलिना जी हाथ कांप रहे थे। वो खुद को कंट्रोल करती है और जल्दी से उसे खड़ा होने को कहती है। अब क्या बाकी है मिसेस राठौर, एहसास पूछती है। यीशु, अभी हमने सिर्फ पीछे ही लगाया है, अभी आगे बाकी है। एक बार वहां लग जाए तो मैं आपके लिए कुछ खाने को बनाने चली जाऊंगी। मेरे आने तक ये लेप सूख जाएंगे तो आप अपने बॉडी को सिर्फ वाइप कर लीजिएगा, एलिना जी कहती है। एहसास कुछ नहीं बोलती, बस उठकर बेड से नीचे खड़ी हो जाती है। एलिना जी उसके पूरे बॉडी में लेप लगाने के बाद कमरे से बाहर चली जाती है। नीचे हॉल में अब तक सभी लोग बैठे हुए थे। एली, यीशु कैसी है, अमरेंद्र दादू पूछते हैं। डैड, अभी वो ठीक है, मैंने दोबारा से उसे लेप लगा दिया है, बस उसके लिए कुछ खाने को बनाने जा रही हूँ, एलिना जो कहती है। वहीं उर्वशी, जो इसी मौके की तलाश थी, झट से एहसास के कमरे के पास जाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता है। आज क्या हुआ है, इस दरवाजे को बस एक बार खुल जाए फिर तो इस एहसास की असलियत मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। उर्वशी दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए कहती है। अचानक हाय दरवाजा खुल जाता है और उर्वशी सीधे कमरे के अंदर गिरती है। पूरा कमरा एकदम अंधेरा और उस अंधेरे में जल रही रेड डीम लाइट एकदम किसी हॉरर फिल्म की कमरे के जैसे। उर्वशी को यह देखकर डर लगने लगता है, लेकिन वो खुद को मजबूत करते हुए अपने फोन में रिकॉर्डिंग चालू करती है और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाने लगती है। वो लगभग पूरे कमरे की तलाशी ले चुकी थी, लेकिन उसे कहीं भी एहसास नहीं दिखी थी। वो अपने फोन के रिकॉर्डिंग को बंद करती है और खुद से कहती है, ये यहाँ से कहाँ चली गई? अभी तो एलिना आंटी ने कहा था कि वो अपने कमरे है। उर्वशी कुछ सोच ही रही थी कि उसे अपने पीठ पर कुछ गिला महसूस होता है। वो अपने हाथ ने उस तरफ टच करती है और देखती है तो उसके हाथ में खून की बूंदें लगी हुई थी। उर्वशी जब अपने सिर को ऊपर करके देखती है तो उसके मुंह से एक जोरों की चीख निकल पड़ती है, क्योंकि ऊपर छत की दीवार से एहसास चिपकी हुई एक शख्स के खून की पी रही थी। इस वक्त वो एकदम डरावनी लग रही थी। खून से सनी हुई मुंह, लाल लाल आंखें, बड़ी बड़ी नाखून और डरावना सा चेहरा, खुली हुई बाल। ये देखकर उर्वशी की चीखें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो लगातार चिल्ला रही थी और फिर अचानक से बेहोश हो जाती है। इधर एहसास इस शख्स के खून को चूसने के बाद उसे जमीन पर पटक देती है और खुद नीचे आकर उस शख्स को घूरने लगती है। मुझे आंखें दिखाएगा, मुझ पर हुक्म चलाएगा, शैतानों की मल्लिका पर हुक्म करेगा। ये शैतान की मल्लिका जब तक शांत है तब तक उसे शांत ही रहने दो, वरना जिस दिन जाग गई उस दिन इस दुनिया से तुम सबका नाम मिट जाएगा। वो अपने आंखों से आग निकलाकर उस शख्स को जला देती है और उसके राख को अपने हाथों से जादू करके खिड़की से बाहर आसमान में उड़ा देती है। हाँ 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 हाँ, मुझे पकड़ लोगे। मल्लिका को पकड़ना चाहते हो, पर अफसोस मुझे पकड़ने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है, एहसास एकदम साइको के जैसे कहती है। इधर नीचे सभी उर्वशी की चीखें सुनकर एहसास के कमरे की तरफ भागते हुए आते हैं और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि सामने बेड पर एहसास सोई हुई थी। उसके हाथों से खून निकल रहा था और वहीं नीचे जमीन पर उर्वशी अपने हाथों में चाकू लिए गिरी हुई थी। उसके सिर से खून निकल रहा था। डैड, अर्जुन जी को देखते ही उर्वशी रोने लगती है, लेकिन इस बार अर्जुन जी उसे इग्नोर करके सीधे एहसास के पास जाते हैं और उसे चेक करने लगते हैं। यीशु बेटा आप ठीक हो? लेकिन एहसास कोई जवाब नहीं देती है। इतिश डॉक्टर को कॉल करो, अर्जुन जी चिल्लाते हुए कहते हैं। उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो गुस्से से उर्वशी की तरफ देखते हैं और खींचकर एक थप्पड़ मारते हैं। तुम नमकहराम लड़की, जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करने की कोशिश की। मैंने तुम्हें अपनाया, तुम्हें अपनी बेटी बनाया और तुमने मेरी ही बेटी को मारने की कोशिश की। शांता, अर्जुन जी जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं। तुरंत ही वहां एक लेडी भीम आकर खड़ी हो जाती है। यस बॉस, शांता कहती है। इस लड़की को ले जाओ और बेसमेंट में बंद करो। याद रहे जब तक मैं न कहूं ये वहां से बाहर नहीं आनी चाहिए और नहीं कोई इसे खाने को कुछ देगा, अर्जुन जी कहते हैं।
उनकी बातों से सभी हैरानी से उन्हें देखने लगते हैं क्योंकि ये पहली बार होगा जब अर्जुन जी ने उर्वशी को कोई सजा दिया हो, वरना इससे पहले तो वो हमेशा उसे बिना कुछ बोले ही जाने दिया करते थे। उर्वशी कुछ कहने की कोशिश करती है। डैड, मैंने ये सब नहीं किया है, आप मेरा यकीन मानिए। ये सब इस एहसास ने ही किया है डैड, ये लड़की नहीं शैतान है। मैंने खुद इसे शैतान बनते हुए देखा है। वो किसी का खून चूस रही थी। शट अप, जस्ट शट अप, अगर एक बार भी बोली तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इस बार राधा जी उसे डांटते हुए कहती हैं, ये मेरी बेटी है। अभी एक मुसीबत बीती थी कि एक अटपकी थी, और इस मुसीबत का नाम था सुष्मिता सिसोदिया। वो अपने हाथों में एक फाइल लिए सीधे मेंशन के अंदर आती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अर्जुन राठौर नीचे आओ। अर्जुन जी जो इस वक्त एहसास के कमरे में बैठे हुए थे, वो नीचे आते हैं और सामने खड़ी सुष्मिता को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज पूरे 21 साल बाद वो उसे देख रहे थे। वो अनजान बनने के नाटक करते हुए पूछते हैं, आप कौन हैं मैडम, और यहाँ ऐसे चिल्ला क्यों रही है? मैं कौन हूँ? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ? बीवी हूँ मैं तुम्हारी। मुझे धोखा देकर मेरे बच्ची को मुझसे छीनकर दूसरी शादी कर ली और कह रहे हो कि मैं कौन हूँ? सुष्मिता कहती है। अब तक पूरी फैमिली वहां आ चुकी थी, सिवाय एहसास के। एलिना जी जो किचन में एहसास के लिए कुछ बना रही थी वो भी वहां आ जाती है। ये सब क्या हो रहा है अर्जुन? और ये औरत कौन है? देखिए, अगर आप लोगों को अगर बातें करनी है या कुछ और करनी है तो प्लीज गार्डन में चले जाइए। यहाँ मेरी बच्ची का तबीयत ठीक नहीं है। आप लोगों के ऐसे बात करने से उसकी सेहत पर असर पड़ेगा। एलिना जी कहती है। अर्जुन जी हाँ में सिर हिलाते हैं और सुष्मिता को गार्डन में जाने को कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं मिस्टर अर्जुन राठौर, मैं यहाँ से अपनी बेटी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। सुष्मिता कहती है। इधर एहसास अपने रूम में थी। उसकी बुखार उतर चुकी थी और वो अब एकदम फ्रेश फील कर रही थी। वो अपने आप को साफ करके एक ढीली कपड़े को पहनती है और नीचे जाने लगती है। दीदू, अभी आप नीचे मत जाए, आर्यन ऊपर आते हुए कहता है। क्यों, क्या हुआ? नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या? एहसास पूछती है। वो दीदू नीचे एक औरत आई है और कह रही है कि आपको मॉम है। आर्यन कहता है। व्हाट? एहसास चौंकते हुए कहती है। हाँ, आर्यन सिर हिलाता है। एहसास तुरंत उसका हाथ को पकड़ती है और नीचे के तरफ चल पड़ती है। नीचे हॉल में ही सुष्मिता सबके साथ बहस कर रही थी। इतने में एहसास वहां आ जाती है और सुष्मिता को देखकर कहती है, लगता है मिसेस सिसोदिया के अंदर की मां फिर से जाग गई है। इस पिछली बार तो नानू के जायदाद के लिए जागी थी, इस बार किस लिए जागी है? एहसास की आवाज सुनकर सब उसके तरफ देखने लगते हैं। यीशु, आप नीचे क्यों आए? मैंने आपको मना किया था ना, आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप रेस्ट करो। एलिना जी कहती है। सुबह से मैं आराम ही कर रही हूँ। MRS राठौर कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। एहसास कहती है। अच्छा तो ठीक है, तुम अभी डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। एलिना जी कहती है। नहीं मिसेस राठौर, अभी नहीं, पहले थोड़ी एंटरटेनमेंट तो हो जाए। हाँ तो मिसेस सिसोदिया, बताएंगी कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? फिर से कुछ लेने आए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि नानू ने पूरी जायदाद को चैरिटी में दे दिया और राठौर फैमिली से मुझे कुछ मिली ही नहीं है, और नहीं फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है। एहसास कहती है। यीशु, मेरी बच्ची, ये तुम क्या कह रही हो? मैं माँ हूँ तुम्हारी। माना कि मैंने तुम्हें छोड़कर गलती की, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। सुष्मिता जी कहती है। अच्छा, आप मेरी माँ हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई माँ अपने बच्चे को खुद से दूर करती है? या कहीं ये सुना है कि कोई माँ ने अपने तुरंत के पैदा हुए बच्चे को मरने के लिए छोड़कर अपने आशिक, ओह सॉरी, अपने सीक्रेट हस्बैंड के साथ भाग गई? एहसास कहती है। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था मेरी बच्ची, मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि अर्जुन ने मुझे मजबूर किया था। सुष्मिता कहती है। उसके बाद अर्जुन और सुष्मिता में बहस शुरू हो जाती है। मिस्टर अर्जुन राठौर, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दोगे, उसे मैनिपुलेट कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आज तो जा रही हूं, लेकिन कल मैं फिर से आऊंगी अपनी बच्ची को लेने, और इस बार उसे लेकर ही जाऊंगी। सुष्मिता कहता है। तो फिर खुली आंखों से सपना देखना अच्छी बात नहीं है मिसेस सिसोदिया, डोंट वरी, कुछ देर और रुक जाए, फिर सब कुछ सामने होगा। एहसास कहती है। इतने में एक गाड़ी रोकने की आवाज सुनाई देती है। एहसान बस हल्का सा मुस्कुराती है। ये लीजिए आपके सपने, एहसास कहती है। इतने में पारस सिसोदिया अपने दोनों बच्चों के साथ वहां आते हैं। मॉम, आप यहाँ क्या कर रही है? जूली कहती है।
वहीं उसके भाई सूरज को भी नजर तो एहसास पर टिक जाती है। हाँ सुष्मिता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पारस सिसोदिया पूछते हैं। आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सुष्मिता पूछती है। हमें यहाँ किसी ने कॉल करके बुलाया है। पारस कहते हैं, और मैं यहाँ अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मैंने कहा था ना मेरी एक बेटी है, सो ये रही मेरी बेटी। एहसास खूबसूरत है न? सुष्मिता कहती है। पारस एहसास की तरफ देखते हैं और कुछ सोचने लगते हैं। इतने में एहसास कहती है, मिस्टर सिसोदिया, क्या आप चाहेंगे कि आपको अपनी जायदाद में 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से करने पड़े, या फिर तुम दोनों चाहोगे कि तुम्हारी माँ का प्यार किसी और को मिले? एहसास कहती है। तीनों शॉक्ड होकर देखने लगते हैं। सोचिए आप लोग, क्या होगा जब मैं आपके घर में आकर आपके ही चीजों पर राज करूंगी, फिर एक एक करके आपसे आपका सब कुछ छीन लूंगी, फिर क्या होगा? एहसास कहती है। उसकी बातें उनके दिमाग पर असर करती है और वो तीनों इमेजिन करने लगते हैं कि एहसास उन्हें नौकर बनाकर रखी हुई है। नहीं नहीं सुष्मिता, तुम चलो मेरे साथ, हम इस बारे में घर पर बैठकर बात कर सकते हैं। पारस कहते हैं। नहीं पारस, मुझे मेरी बेटी को लेकर जानी है। सुष्मिता कहती है। इतने में पुलिस भी वहां आ जाती है। हमें खबर मिली है कि यहां आकर कोई किसी को हरास कर रहा है। पुलिस ऑफिसर कहता है, यस सर, ये देखिए, ये लोग आकर यहां हल्ला कर रहे हैं और मुझे अपनी बेटी बेटी कह रहे हैं, जबकि मैं इन्हें जानती भी नहीं हूं। एहसास एकदम से मासूम बनते हुए कहती है। पुलिस ऑफिसर सिसोदिया फैमिली की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर सिसोदिया, हमें पता है कि आपकी वाइफ का दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज इससे पहले कि ये लोग फर्ज दर्ज करवाए, प्लीज आप लोग यहां से चले जाइए। थैंक यू ऑफिसर, पारस सिसोदिया कहते हैं और सुष्मिता को जबरदस्ती खींचते हुए वहां से निकल जाते हैं। यीशु, आप ठीक हो? एलिना जी पूछती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिसेस राठौर, बस कुछ खाने को दे दीजिए। एहसास कहती है, हाँ मेरी बच्ची, चलो। एलिना जी उसे लेकर डाइनिंग एरिया के चली जाती है। इधर अर्जुन जी अपना सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। अर्जुन, क्या ये वही औरत है जिसने एहसास को जन्म दिया था? दादू पूछते हैं। हाँ डैड, ये वही लड़की है, सूर्या की बहन और एहसास की असली माँ। अर्जुन जी कहते हैं। एक और मिशन, ये सब क्या है अर्जुन? और ये औरत क्या कह रही थी? अमरेंद्र दादू पूछते हैं। वो कुछ भी कहे डैड, लेकिन इस बार मैं यीशु को उससे नहीं लेकर जाने दूंगा। उसके कारण ही मुझसे मेरी बच्ची इतने सालों तक दूर रही, लेकिन अब नहीं, अब मैं वो करूंगा जिसकी किसी को उम्मीद भकी नहीं होगी। लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले यीशु से बात करनी होगी। अर्जुन जो कहते हैं, हम नहीं जानते कि आप क्या करेंगे और क्या नहीं, लेकिन याद रहे यीशु हमारे खानदान की बेटी है और उसे हम कहीं नहीं जाने देंगे। ये आपके पास आखिरी मौका है खुद को साबित करने का, अमरेंद्र दादू कहते हैं। इधर एलिना जी रो रही थी और एहसास को खाना खिला रही थी। नहीं, मैं मेरी बच्ची को कहीं नहीं जाने दूंगी, यीशु सिर्फ मेरी बेटी है, एलिना जी अपने मन में कह रही थी। एहसास खाना खाकर वहां से गार्डन में चली जाती है। आर्यन भी उसके पीछे जाता है। दीदू, आप क्या सोच रही हो? क्या आप सच में हम सबको छोड़कर चली जाओगी? आर्यन नम आंखों से पूछता है। तुमसे ये किसने कहा कि मैं सबको छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये सोच रही हूं कि मैं यहां से गांव कैसे जाऊं। एहसास कहती है, आप गांव जाना चाहती हो, लेकिन क्यों? आर्यन पूछता है। मुझे वहां कुछ काम है आरू, जाना जरूरी है वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। एहसास कहती है, मुझे पता है कि आप मुझे बताओगी नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि मुझसे जितना होगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। आपको गांव जाना है, उसकी टेंशन आप मत लेना, मैं मॉम से बात कर लूंगा। आर्यन कहता है। हम ये हुई न मेरे भाई वाली बात। एहसान कहती है, मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगा। आर्यन कहता है, और हम भी जाएंगे। पीछे से इतिश, इनायत और एलिना जी आती हुई कहती है। वॉट? नहीं नहीं, मैं आप लोगों को वहां नहीं लेकर जा सकती। एहसास तुरंत कहती है, ठीक है, फिर हम आपको जाने की परमिशन नहीं देंगे। एलिना जी कहती है। वॉट? एहसास कहती है, हम अगर जाना है तो हमें लेकर, वरना नहीं जाना है। एलिना जी कहती है। ओह गॉड, यीशु कहाँ फंस गई तू? ऐसे में तू सच कितने टाइम तक छुपा पाएगी? एहसास अपने मन में कहती है। फिर कुछ सोचते हुए कहती है, ठीक है, तो फिर आज रात मुझे एक मिशन पर जानी है, उसे पूरा करके आने के बाद मैं आप लोगों को लेकर चलूंगी। एहसास कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हमें क्या बेवकूफ समझ के रखा है? मिशन पर जाने के बहाना बनाकर हमसे पीछा छुड़ाना चाहती है। इनायत कहती है, नहीं दीदू, सच कह रही है।
अगर उन्होंने एक बार कह दिया कि हमें लेकर ही गांव जाएगी तो लेकर ही जाएंगी। आज सच में उन्हें एक मिशन पर जानी है, आर्यन कहता है। तुझे बड़ी पता है तेरी दीदू के बारे में, इनायत कहती है। हाँ पता है, आफ्टर ऑल अपनी दीदू का फेवरेट भाई जो हूं मैं, आर्यन कहता है। अब कोई कुछ नहीं बोलता है। एक बात याद रहे, हम गांव जा रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना सबका जाना सेक हो जाएगा, एहसास कहती है और वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सबके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। चलो चलो हम अपनी पैकिंग शुरू करते हैं, 2 दिन बाद हमें निकलनी है, इनायत कहती है। सभी चले जाते हैं। इधर एहसास अपने कमरे में आकर किसी से बात करने लगती है। ओके, हम वहीं मिलेंगे जहां मिलते हैं। याद रहे कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए और इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, टाइम फिक्स करके रखना और अपने आदमियों को काम पर लगा दो, हमें उनका पल पल का खबर चाहिए, एहसान कहती है और कॉल काट देती है। मुझे कुछ अलग करना होगा। वो अपने क्लोजेट में जाती है और बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। एहसास और आज के हुए घटना से सभी लोग काफी परेशान हो गए थे। अर्जुन जी तो उर्वशी को जैसे भूल ही चुके थे। उन्हें तो ये भी याद नहीं था कि उन्होंने उर्वशी की कमरे में बंद किया है। कमरे के अंदर बैठी उर्वशी गुस्से से उबल रही थी। नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती हूँ, मुझे मेरे प्लान को अंजाम देना होगा। क्या करूं मैं, कैसे अर्जुन राठौर को अपने तरफ करूं? उर्वशी बैठे बैठे सोच रही थी, इस बात से बेखबर कि उसके पास्ट से लेकर प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का काला चिट्ठा एहसास के हाथों में है और वो उसे अपने हिसाब से यूज कर सकती है। पूरे दिन बीतने के बाद रात को करीब 10 बजे एहसास अपने आप को काले कपड़े से कवर करके सबसे छुपते छुपाते राठौर मैंशन से बाहर निकल जाती है। बाहर एक बाइक वाला खड़ा था। एहसास तुरंत उसके पीछे बैठती है और दोनों वहां से निकलकर कहीं चले जाते हैं। लगभग आधे घंटे बाद दोनों एक जंगल वाले एरिया में पहुंचते हैं और बाइक को एक पीसीओ के किनारे खड़ी कर देते हैं। एहसास उस काले कपड़े को हटाती है और एक कैप के साथ खुद को मास्क से कवर करती है। अब वो एक ब्लैक गमबूट्स, ब्लैक जैकेट और ब्लैक पैंट में थी, हाथों में ग्लव्स, आंखों पर चश्मा। उसे देखकर कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वो लड़की है या लड़का। वहीं उसके साथ वाला शख्स यानी कि वैभव भी सेम ही किया था। दोनों वहां से जंगल के अंदर चले जाते हैं। डार्लिंग, तुम्हें पूरा यकीन है कि हमारा मिशन यही है और हमारा शिकार हमें यहीं मिलेगा? वैभव पूछता है। हाँ मुझे पता है, अब चलो। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद दोनों घने जंगल को पार करके एक खंडहर घर के पास पहुंचते हैं। यीशु, तुझे पूरा यकीन है कि वो शख्स यही है? वैभव फिर से पूछता है। हाँ, बस हमें यहाँ के कमरा नंबर 104 को ढूंढना होगा। वो शख्स उसी में है और यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं है। बस हम उस आदमी को पकड़ने की चांस को मिस नहीं कर सकते। याद रखना, जैसे ही हम उसे पकड़ेंगे तू उसे लेकर सबसे पहले यहाँ से निकलेगा, एहसास कहती है। लेकिन क्यों? वैभव पूछता है। क्योंकि हम उस शख्स तक जैसे ही पहुंचेंगे वहां के अलर्ट मोड ऑन हो जाएगी और उसके आदमियों को पता चल जाएगा और आसपास लगे उन्हें सीक्रेट डिवाइड ऑन हो जाएंगे। अगर ऐसे में हम एक साथ रहेंगे तो मारे जाएंगे। इसलिए तू उसे लेकर यहाँ से नॉर्थ से निकलना। वहां से तुझे हाईवे मिल जाएगी और वहां खड़ी हमारे आदमियों को गाड़ी, और मैं इन लोगों को भटकाने की कोशिश करूंगी, एहसास कहती है। बिल्कुल भी नहीं, अगर तुझे कुछ हो गया तो? वैभव पूछता है। टेंशन मत ले, जैसे आज तक हवा को कोई पकड़ नहीं पाया वैसे ही मुझे भी कोई नहीं पकड़ पाएगा, एहसास कहती है और अपने गन को लोड करके आगे बढ़ने लगती है। बड़ी देर तक एक एक कमरे की तलाशी लेने के बाद आखिरी में उन्हें वो कमरा मिल ही जाता है। साला, इस जगह को देखकर कोई कहेगा कि यहाँ कोई सीक्रेट कमरा भी होगा। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और तभी एहसास वैभव का हाथ पकड़कर रोक देती है। क्या हुआ? वैभव इशारा से पूछता है। एहसास पास में पड़े एक पत्थर को आगे की तरफ फेंकते हैं और तुरंत ही वहां इनविजिबल रेड लाइन दिखने लगते हैं। वैभव तुरंत ही अपनी कदम पीछे ले लेता है। एहसास आसपास देखती है तो उसे वहां दीवार पर एक पत्थर का बाज दिखता है। उस बाज में एक खास बात थी, उसकी आंखें एकदम इंसानों के जैसे थी। एहसास हल्का सा मुस्कुराती है और अपनी एक उंगली को उस बाज के आंख में घुसा देती है। तुरंत वो वहां के रेड लाइट हट जाते हैं। एहसास तुरंत वैभव का हाथ पकड़ती है और लगभग कुछ सेकंड के अंदर में ही उस जगह को दौड़ते हुए पार कर देती है। इतने में वो रेड लाइट वहां फिर से आ जाती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और दूसरे पड़ाव को देखते हैं, जहां दिख तो कुछ नहीं रहा था लेकिन खतरा बहुत बड़ी थी। एहसास अपने पॉकेट से एक कांच की गोली निकालती है और सामने की तरफ फेंकते हैं।
उसके फेंकते ही तुरंत वहां बड़ी बड़ी हथियार जी दीवार के अंदर से सामने आ जाते हैं। असल में जमीन पर कुछ ऐसी चीजें थी जिसे महसूस करके ये हथियार एक्टिवेट हो जाते थे और उस जगह पर खड़े हुए इंसान या शख्स को बिना कोई मौत दिए उसे एक झटके में खत्म कर देगा। एहसास वैभव का हाथ पकड़ती है और कहती है डॉट सिट एंड जंप। इतना बोलकर दोनों एक्शन लेते हैं और कभी बैठते तो कभी जंप करते और उस जगह को पर कर देते हैं। असल में वो हथियार कभी नीचे तो कभी ऊपर की तरफ से निकल रहे थे, इसलिए इन दोनों ने इस रास्ता को अपनाया। आज के लिए इतना ही, बाकी जल्दी मिलते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और रिव्यू जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।